92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अनु सिंह की लिखी कहानी अजब गजब ये रिश्ते पार्ट 2। गांव की शामें ढलती हैं तो सबको आवाजें लगाता हुआ ढलता है सूरज। अपने अपने घोंसलों को लौटते परिंदे, खेत की ओर से लौटते बैलों के गले में लटकी घंटियां, अपने अपने दरवाज़ों की ओर लौटती साइकिलें, मोटरसाइकिलें, ट्रैक्टर, धूल उड़ाती गोधूली, ऐसी ही होती हैं गाँव की शामें। एक वैसी होती है शाम और एक ऐसी कि जो हम आप बड़े बड़े शहरों में देखते हैं हर रोज़, या तो दफ्तरों के बंद कमरों की खिड़कियों से, या फिर ट्रैफिक से जूझते हुए हैरान, परेशान, थके हारे घर जाने की जल्दी में, घर पहुंच के एक नई जद्दोजहद के लिए तैयार। गांव में शाम ढलने लगी थी और बड़ी अम्मा ने चूल्हा जला लिया था। घर का बेटा इतने सालों बाद अपने पुरखों के घर, अपने पुश्तैनी आंगन में लौटा था, इसलिए बड़ी अम्मा ईशान के लिए खास खाना तैयार कर रही थीं। दाल भरी पूड़ियाँ, आलू की रस वाली सब्जी और खीर। बड़ी अम्मा मिट्टी के चूल्हे पे खाना पकाती रहीं, ईशान उन्हीं के साथ पास में बैठा रहा। दोनों दुनिया जहान की बातें करते रहे। ईशान ने उनको अपने कॉलेज के बारे में बताया, बड़ी अम्मा ने आम की किस्मों पे बात की। ईशान ने मुंबई के बारे में बताया, वहाँ की लोकल ट्रेनों के बारे में बताया। बड़ी अम्मा मुंह खोले हैरानी से सुनती रहीं। लेकिन दोनों के बीच अभी भी उस मुद्दे पर बात नहीं हुई थी जो दोनों की दुखती रग थी। बड़ी अम्मा ने नहीं पूछा कि इतने सालों तक तेरे परिवार को गांव की, हमारी याद क्यों नहीं आई। ईशान ने नहीं पूछा कि ऐसा क्या हुआ था पापा और बड़े बाबूजी के बीच कि दोनों के बीच 20 सालों का फासला आ गया। ईशान ने अपना फोन देखा, बैटरी खत्म हो गई थी। यहां फोन चार्ज करने का कोई तरीका नहीं था। गांव में बिजली आ तो गई थी लेकिन रहती नहीं थी। ईशान ने फोन बैग में घुसा दिया और मन ही मन फौजियों का फेवरेट जुमला दोहराया, नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, पापा से अब कल बात करेंगे। बड़ी अम्मा ने थाली परोस दी और ईशान बड़े बाबूजी के साथ खामोशी से आंगन में बैठ के खाना खाता रहा। इतने सालों के बीच की खाई को एक दिन के प्यार की बारिश कहाँ भर पाती है। ईशान और बड़े बाबूजी के लिए आंगन में ही खाट लगा दी गई थी। हवा थमी हुई थी और गांव की खामोशी को बीच बीच में एक दूसरे पर भौंकते कुत्तों का शोर तोड़ देता था। ईशान को नींद नहीं आ रही थी। वो मच्छरदानी के भीतर से गांव पहुंचने के अपने सफर के बारे में खुद ही हैरान होकर सोचता रहा। रात की गहरी चुप्पी को आखिरकार बड़े बाबूजी ने तोड़ा। का करने आए हो बबुआ? आज इतने सालों बाद गांव की याद काहे आ गई? ईशान ने हैरान होकर बड़े बाबूजी की खाट की ओर देखा। बड़े बाबूजी अपने सर के पीछे हथेलियां टिकाए आसमान की ओर देख रहे थे और कुछ सोच रहे थे। आपसे मिलने आया हूं बड़े बाबूजी। ईशान को कोई और जवाब नहीं सूझा। जमीन और घर में हिस्सा चाहिए। अचानक पूछे गए सवाल के जवाब में ईशान उठ के सीधे बैठ गया। कैसी बातें कर रहे हैं बड़े बाबूजी? तुम्हारे पापा ने इतने सालों में बात नहीं की, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। बड़े बाबूजी ने अब ईशान की ओर करवट ले ली। मैं वाकई आप लोगों से मिलने आया हूं काका। इतने सालों के बीच की दूरी पाटने आया हूं। मैं अपना गांव देखने आया हूं बस, ईशान ने कहा। ठीक है, चलो फिर कल से दिखाते हैं तुमको तुम्हारा गांव, बड़े बाबूजी ने कहा और दूसरी ओर घूम के लेट गए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि ईशान अपने गांव पहुंच गया है। गांव में उसको बड़े बाबूजी और बड़ी अम्मा मिलते हैं जो उसके पापा के बड़े भाई और भाभी हैं।
रात का खाना खाने के बाद पहली बार ईशान और बड़े बाबूजी को बात करने का वक्त मिलता है। बड़े बाबूजी पूछते हैं कि क्या इतने साल बाद, जबकि उनके छोटे भाई भी गांव वापस नहीं आए, उनका बेटा इसलिए वापस आया है कि उसको ज़मीन और जायदाद में हिस्सा चाहिए। और ईशान उनसे कहता है कि वो सिर्फ गांव देखना चाहता है। अब आगे। सुबह होते न होते बड़े बाबूजी ने ईशान को जगा दिया। बड़े बाबूजी अपनी उम्र और बीमारी के बावजूद इतना चल फिर रहे थे, इतने काम कर रहे थे कि ईशान को उनकी एनर्जी देख के हैरानी होती रही। सुबह 4:30 से बड़े बाबूजी दरवाजे पे काम में लग गए। बड़ी अम्मा आंगन की सफाई और चूल्हा चौका करने में लग गईं और बड़े बाबूजी ने बाहर जाके दरवाज़ा साफ करवाया और गाय बैलों को दाना पानी देने की तैयारी करवाने लगे। इस बीच कई और काम थे। बागीचे से पके हुए आम चुन के मंगवाने थे, नदी के बगल वाले खेत की जुताई होनी थी, धान के बीज लाने बाजार जाना था, बीमार बैल के लिए वेटनरी डॉक्टर बुलवाना था। खेत, खलिहान, ट्रैक्टर, बागीचे, गाय, बैल, आंगन, गांव की पंचायत, स्कूल, अस्पताल, नहर, नदी। बड़े बाबूजी ईशान को गांव में रहने वाले एक गृहस्थ की दिनचर्या से रूबरू करा रहे थे। ईशान को अब अपनी जिंदगी की आसानियां और गांव की जिंदगी के दुश्वारियों के बीच का अंतर दिखने लगा था। शहर में जिन चीज़ों को हम फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं, गांव में वही एक सुविधा समृद्धि का साधन मानी जाती है। बिजली, नलों से निकलने वाला पानी, पैरों के नीचे बिछा संगमरमरी फर्श, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सी, गाड़ियां, ये सब हमारी रोज रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं। गांव में बिजली नहीं होती, इसलिए हर शाम लालटेन और लैंप के शीशे पोछे जाते हैं। उसी रोशनी में बच्चे स्कूलों का होमवर्क करते हैं। नल नहीं होते, इसलिए चापाकल और कुओं से पानी निकाल के रसोई में पहुंचाया जाता है। फ्रिज नहीं होते, इसलिए खाना ताज़ा ही तैयार किया जाता है और खा लिया जाता है। अस्पताल पास नहीं होते, इसलिए छोटी मोटी बीमारियों का इलाज अजवाइन, हींग, मेथी और गर्म पानी जैसे नुस्खों से कर लिया जाता है। हम वाकई कई चीज़ें फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं। बड़े बाबूजी के साथ गांव की जिंदगी देखते हुए ईशान ने सोचा। पापा से बात नहीं हो सकी थी, इसलिए कुछ पूछ नहीं सका था वो उनसे, लेकिन उसके मन में अपने ही मम्मी पापा के लिए नाराजगी बढ़ने लगी थी। कितने सेल्फिश निकले मम्मी पापा। जिस गांव में उनकी जड़ें थीं, उससे इतनी आसानी से रिश्ता तोड़ दिया। कितनी आसानी से खुद को जड़ों से अलग करके कहीं और, किसी और नई दुनिया में जा बसे थे वो लोग, कि जैसे मनी प्लांट का वो पौधा हो जिसको जड़ों की जरूरत ही नहीं होती, कि जैसे उसकी पहचान किसी फैंसी से ड्राइंग रूम के किसी खूबसूरत से कांच के फूलदान में सजाए जाने से बनती हो। ईशान को वाकई गुस्सा आने लगा था। वो पापा से कई सारे सवालों का जवाब चाहता था। वो पूछना चाहता था कि जब दादा दादी बूढ़े हो गए होंगे तो क्या पापा को एक बार भी नहीं लगा होगा कि उनको भी अपने बुजुर्ग माँ बाप की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। उनको एक बार भी नहीं लगा होगा कि जिस बड़े बाबूजी और बड़ी अम्मा की अपनी कोई संतान नहीं, उन्हें कम से कम एक परिवार के सुख से महरूम तो नहीं रखना चाहिए था। दूर ही सही, पापा, मम्मा और ईशान भी तो बड़े बाबूजी के परिवार का हिस्सा थे। ईशान ने अपने सवालों की गांठें अपने मन में बांध ली और बड़े बाबूजी के साथ दोपहर का खाना खाने घर लौट आया। दोपहर का खाना परोसने पड़ोस के घर से वही लड़की आई जो ईशान को जीप में मिली थी और जिसने उसको घर तक छोड़ा था। बड़ी अम्मा चापाकल पर पानी लेते हुए फिसल के गिर गई थीं, इसलिए उन्होंने पड़ोस की सुनैना को बुला लिया था। हाँ, उस लड़की का यही नाम था, सुनैना। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि ईशान अपने बड़े बाबूजी के साथ गांव घूम के आ चुका है। दोपहर का खाना खाने के लिए दोनों घर लौटे हैं और वहां उनको सुनैना मिलती है, वही लड़की जिसने ईशान को घर का रास्ता दिखाया था। अब आगे क्या हो गया बड़ी अम्मा? चारपाई पे लेटी बड़ी अम्मा के पायताने बैठ के ईशान ने प्यार से पूछा। बड़े बाबूजी हाथ मुंह धोने चापाकल की ओर चले गए। कुछ नहीं रे, बस यूं ही, बड़ी अम्मा जवाब दे ही रही थी कि सुनैना बीच में टपक पड़ी। पैर मुचक गया काकी का,
इतने ही हमदर्द हो अपनी बड़ी अम्मा के तो इतने सालों तक हारी बीमारी में पूछने क्यों नहीं आए? सुनैना ने पानी का ग्लास जोर से मेज पे पटका और चिढ़ के कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुमसे तो नहीं बात कर रहा हूं ना, मैं अपनी बड़ी अम्मा से बात कर रहा हूं। तुम्हें बीच में टपकने के लिए किसने बोला? अम्मा ये लड़की है कौन? काली बिल्ली की तरह गांव आने से पहले मेरा रास्ता काट गई। कल से अपनी जुबान से जहर उगल रही है। ऐसे लोगों को घर में क्यों आने देती हैं आप? ईशान का पारा अब 7वें आसमान पे था। ईशान ने इतना कहा कि सुनैना दंदनाती हुई घर के बाहर चली गई। इतना गुस्सा क्यों होता रे ईशु? सालों से इसी के भरोसे तो जी रहे हैं। बगल के राधो काका है ना, उन्हीं की बेटी है सुनैना। 1.5 फुट की थी तब से हमारे आंगन में फुदकती फिरती है। तब हम इसके साथ खेलते थे, अपना वक्त काटते थे। अब ये हमारे लिए वक्त निकाल के मुश्किल घड़ियों में हमारी देखभाल करती है। ये ना होती तो हम जी नहीं पाते। अपने ससुराल चली जाएगी तो न जाने कौन हमको देखेगा। बड़ी अम्मा की आंखें भर आईं और ईशान का दिल, उसको अब अपने कहे पे अफसोस हो रहा था। जैसे तैसे थालियों में तीनों का खाना परोस के ईशान मेज पे लेके आया। खाना खाते हुए उसने पूछा, अम्मा ये राधो काका का घर किधर है? अरे अपने बगल वाला ही तो है, वो पीला मकान जो है ना अपने दक्षिण में, वही। फूस की मड़ैया डाली हुई बाहर। खाने का एक कौर मुंह में डालते हुए बाबूजी ने पूछा, वैसे तुम्हें राधो काका से क्या काम है? कुछ नहीं, बस ये कि उनके घर बिजली है क्या? अपना फोन चार्ज करना था, ईशान ने हड़बड़ा के कहा। ये गांव है बबुआ, बिजली एक जगह फेल तो पूरे जवार में फेल, बड़े बाबूजी ने कहा। वैसे मिला और राधो से, तुम्हारे पापा का बचपन का दोस्त है, बड़े बाबूजी ने कहा और हाथ धोने के लिए उठ गए। 5 मिनट के भीतर ईशान राधो काका के दरवाजे पे था, इस उम्मीद में कि सुनैना दिखे और वो उससे माफी मांग सके। जून की दोपहरी में गांवों के दरवाजे पे बैठे कौन मिलता है? लोग अपने खेतों और घरों में काम निपटा के खाना वाना खाने के बाद अपने अपने घरों में घुस के आराम कर रहे होते हैं। इसलिए ईशान को भी राधो काका के दरवाजे पे कोई नहीं मिला। हेलो हेलो, एनीबडी देयर? राधो काका? ईशान ने अपने शहरी अंदाज में तमीज से, धीरे से, प्यार से आवाज लगाई। भीतर से कोई नहीं निकला। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ईशान लौटने ही लगा था कि उसको पीछे से किसी ने आवाज दी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि ईशान सुनैना से मिलने के बहाने राधो काका के घर पहुंचता है। राधो काका उसके पापा के बचपन के दोस्त भी हैं। तभी उसको कोई पीछे से पुकारता है। अब आगे। ईशान को लगाने वाली आवाज सुनैना की थी। सॉरी बोलने आए हो? सुनैना ने पूछा। ईशान सॉरी बोलने ही आया था, लेकिन सुनैना ने पूछा और ईशान के अहम, उसके ईगो ने फिर से सर उठा लिया। ईशान को यूं लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। किस बात के लिए सॉरी? देखने आया था कि बिजली है कि नहीं तुम्हारे यहां, ईशान ने खिसियाई हुई आवाज में कहा। सुनते हैं शहर में लोग झूठ बड़ी सफाई से बोलते हैं, तुम तो उस मामले में चपंडूक निकले, सुनैना ने अपनी आवाज में बहुत सारा कटाक्ष खोल के कहा। सुनते हैं कि गांव में लोग बहुत भोले होते हैं, तुम तो उस मामले में बड़ी चंट निकली, ईशान ने चिढ़ के कहा। सुनैना हंसने लगी और बोली, चलो हिसाब बराबर हो गया। अब धूप में खड़े खड़े बतियाओगे कि अंदर आओगे? सुनैना ने लकड़ी की एक कुर्सी खींच ली। राधो काका तब तक बाहर आ गए और ईशान को देखते ही कहा, ईश्वर के बेटे की शक्ल बिल्कुल अपने बाप पे गई है नहीं? सुनैना ने मुस्कुराते हुए कहा, सही में बाबूजी, बस ब्लैक एंड व्हाइट रंगीन हो गया है। सुनैना का मजाक ईशान को समझ नहीं आया। उसने सवालिया नजरों से उसकी ओर देखा तो सुनैना ने दालान में टंगी एक फ्रेम तस्वीर की ओर इशारा कर दिया। एक बहुत पुरानी सीली हुई तस्वीर के पीछे से हाफ पैंट और कमीज में पापा और राधो काका गलबहियां डाले मुस्कुरा रहे थे। ईशान भी मुस्कुरा दिया। गांव की तरफ कैसे आना हुआ बेटा इतने सालों बाद? राधे काका ने वही सवाल पूछा जो कल से सब पूछ रहे थे उससे। आखिर ये इतना बड़ा मसला क्यों था? आखिर ईशान अपने गांव ही तो आया था। सबसे मिलने आया हूं काका, विदेश जा रहा हूं नौकरी करने। मम्मी पापा चाहते थे कि मैं गांव जाके सबसे मिलाऊं, ईशान ने कहा तो सुनैना धीरे से चपंडूक बोल के भीतर चली गई।
थोड़ी देर में शरबत का ग्लास लेके आई और कहा, फ़ोन और चार्जर दे दो, बैटरी से चार्ज कर देते हैं तुम्हारा फ़ोन। फिर अपने पापा को आंखों देखा हाल सुना देना गांव का। अपना फ़ोन उसकी ओर बढ़ाते हुए ईशान ने धीरे से पूछा, ये शरबत मीठा है या इसमें भी मिर्च घोल के लाई हो? सुनैना ने कोई जवाब नहीं दिया, भीतर चली गई। अब राधो काका और ईशान अकेले थे। शरबत का एक घूंट लेते हुए ईशान ने कहा, काका आपसे कुछ बात करनी थी, अगर बुरा न माने तो पूछूं? जमीन के बारे में कुछ पूछना हो तो अपने बड़े बाबूजी से पूछ लेना। राधो काका ने अपनी आवाज में थोड़ी सी सख्ती लाते हुए कहा, यह जमीन का मसला रिश्तों से बढ़ के है क्या? जब से आया हूं सब जमीन जमीन किए जा रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सी जमीन, कहां की जमीन। कोई खुल के कुछ बोले तब तो मुझे कुछ बात समझ भी आए। ईशान ने शरबत का ग्लास लकड़ी की मेज पे जोर से पटकते हुए कहा और राधो काका के दरवाजे से वापस लौट गया। बाप के जैसा ही है बेटा भी, नाक पे रहता गुस्सा, राधो काका बोले और अपने घर के भीतर चले गए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि ईशान अपने पड़ोस के राधो काका से मिलने उनके घर गया है। राधो काका उसके पापा के बचपन के दोस्त हैं, लेकिन ईशान राधो काका के घर से नाराज होकर निकला है क्योंकि उन्होंने भी न जाने किस जमीन की बात छेड़ दी है। अब आगे। उधर राधो काका के घर पे चार्ज पे रखा ईशान का फोन बजने लगा। सुनैना ने फोन उठा के राधो काका को दे दिया। हेलो? राधो काका ने इधर से फोन उठाया। फोन के दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। अरे हेलो? राधो काका ने परेशान होकर कहा। राधो? ईशान के पापा ने धीरे से पूछा। हाँ हम, राधो। तुम्हारा बेटा अपना फोन मेरे घर में छोड़ गया चार्ज होने के लिए, अभी भिजवा देते हैं फोन उसके पास, राधो काका ने कहा। अरे नहीं, तुमसे भी बात करनी थी, ईशान के पापा ने कहा। काहे? इतने सालों तक बात करने की जरूरत नहीं लगी? राधो काका ने ताना मारा। राधो तुम भी मुझे गलत समझते हो? ईशान के पापा ने पूछा। हम आज तक नहीं समझ पाए कि ऐसा क्या हो गया था कि अपने मरते हुए बाबूजी की अर्थी को कंधा तक देने तुम गांव नहीं आए। बाबूजी के मरने के कुछ हफ्ते बाद अम्मा गुजर गई। तुमको फोन गया तो तुमने कहा कि तुम नहीं आ सकते हो। अरे फौज की नौकरी ऐसी होती है क्या कि अपने माँ बाप का कर्ज पूरा करने को भी ना लौटे आदमी? राधो काका एक सुर में बोलते चले गए। ईशान के पापा थोड़ी देर चुप रहे। हाँ, तुम्हें कोसने का हक है, मैंने भी जिंदगी भर खुद को कोसा ही है। राधो, मैं उस साल अस्पताल में था 6 महीने के लिए, बहुत सारी टूटी हुई हड्डियों के साथ। एक्सीडेंट हुआ था मेरा फौज का जहाज उड़ाते हुए। पहले एक्सीडेंट, फिर कोर्ट मार्शल की प्लेन क्रैश हुआ और मैं बच कैसे गया। वो 1 साल बहुत मुश्किल था। मैं गांव कोई खबर नहीं भिजवाना चाहता था क्योंकि बीमार बाबूजी और अम्मा अपने जवान बेटे के साथ हुए हादसे का सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाते, मर जाते। गुजर तो वो फिर भी गए बिना मेरा इंतजार किए। इतना कह के ईशान के पापा शांत हो गए। राधो काका चुपचाप सुनते रहे। उनके पीछे सुनैना चुपचाप खड़ी होके अपने बाबूजी के बदलते हुए चेहरे के रंग को पढ़ने की कोशिश करती रही। फिर वो जमीन वाली चिट्ठी जो तूने पारस भैया को भेजी थी कि जमीन का हिस्सा अलग कर दें, वो चिट्ठी इसलिए भेजी क्योंकि मुझे मालूम है भैया कमजोर हो गए होंगे, थकने लगे होंगे। अरे 10 बीघा जमीन एक परिवार के लिए बहुत नहीं होती तो कम भी नहीं होती है। मैं अपने हिस्से के 5 बीघे पर अम्मा के नाम से एक स्कूल खोलना चाहता हूँ राधो। भैया भाभी के लिए घर बनवाना चाहता हूँ। अपने पुश्तैनी घर में गांव के गरीब बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लास शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं पड़ी राधो। 20 साल से हम कितनी सारी गलतफहमियां पाले चल रहे हैं। मैं जानता हूँ मुझसे भी गलती हुई है। मैं भी तो अपनी जिंदगी में कितना मसरूफ हो गया था, पापा ने थकी हुई आवाज में कहा। गलतफहमी दूर करने के लिए अपने बेटे को भेजा, खुद नहीं आए? राधो काका ने पूछा। उसे कुछ नहीं मालूम है राधो, वो अपनी मर्जी से गया है। वो अपनी मिट्टी से अपना रिश्ता ढूंढने गया है, पहली और आखिरी बार, ईशान के पापा ने कहा।
ईश्वर, बहुत देर कर दी तूने, अब और देर मत करना, घर आ जाओ जल्दी से। खून के रिश्तों में इतना सारा गुस्सा, इतनी सारी गलतफहमी अच्छी नहीं होती, राघव काका ने कहा और फोन रख दिया। हम सब 20 साल से कितने गुस्से में जी रहे थे नैना, कितना कोसते रहे शहर वालों को, बड़ी गलती हुई, राघव काका ने कहा और न जाने क्या सोच के रो पड़े। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि ईशान के पापा की उनके बचपन के दोस्त राघव से फोन पे बात होती है। सालों की गलतफहमी के बारे में जब बात होती है तो दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास होता है। अब आगे। ईशान वापस जाने की पैकिंग कर रहा था। उसे अपने पापा से बात करनी थी। गांव में दम घुट रहा था उसका। जिसे देखिए वही ताना मारने लग जाता था, जिसे देखिए वही शहर से आने की बात पे खरी खोटी सुनाने लगता था, कि जैसे गांव आना गुनाह हो गया हो, कि जैसे शहर के लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही गांव लौटा करते हैं, कि जैसे गांव की जमीन बेच के शहर में एक अपार्टमेंट खरीद लेना ही शहर में आके बसे हर इंसान का सपना होता है। सुनैना ईशान के सामने खड़ी थी, उसका फोन लेकर। ईशान ने उसके हाथ से फोन ले लिया और अपने बैकपैक में डाल दिया। थोड़े से कपड़े तो लेके आया था वो। 10 मिनट में पैकिंग हो गई। पैकिंग मुश्किल नहीं थी। बड़ी अम्मा को यहां से अपने पैकअप के बारे में बताना ज्यादा मुश्किल काम था। बड़े बाबूजी तो जैसे ईशान के पापा से नाराज थे वैसे ईशान से भी हो जाते, लेकिन एक बड़ी अम्मा का दिल टूट जाता। ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह अचानक लौटने की बात वो बड़ी अम्मा को कैसे बताए। जा रहे हो? सुनैना ने पूछा। हाँ। हमेशा के लिए? सुनैना ने फिर पूछा और ईशान ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारे पापा से बाबूजी की बात हुई? सुनैना ने कहा तो ईशान उसकी ओर देखने लगा। तुम्हारे फोन पर ही। उनका फोन आया था तो हम बाबूजी से बात करा दिए, सुनैना ने कहा और फिर चुप हो गई। कुछ कहना था, वो बोली। अब भी कुछ जहर बाकी है? ईशान ने कहा। एक सॉरी बाकी है, सुनैना ने जवाब दिया। एक सॉरी से काम चल जाएगा? ईशान ने पूछा। ना जी, आम की टोकरी में बांध के देंगे आपको, बहुत बहुत सारी सॉरी। आप मुंबई जाके ईश्वर चाचा और चाची को भी हमारी तरफ से खिला देना, सुनैना ने कहा। क्या सॉरी? ईशान ने कहा तो सुनैना खिलखिला के हंस पड़ी। अरे नहीं, आम, लंगड़ा आम। तभी बाहर खड़े बाबूजी ने ईशान को आवाज दी। ईशान बाहर निकल के आया तो देखा कि राघव काका और बड़े बाबूजी दोनों कुर्सियां लगा के दालान में बैठे हैं। ईशु, मुंबई का रास्ता कितनी देर का है? बड़े बाबूजी ने पूछा। हवाई जहाज से 1 दिन और ट्रेन से 2.5 दिन, ईशान ने कहा। क्यों पूछ रहे हैं बाबूजी? ये राघव हमारा मनोज कुमार का बहुत बड़का फैन है, बचपन से, इसलिए पूछ रहे थे, बड़े बाबूजी ने कहा तो ईशान मुस्कुराने लगा। उसकी कल्पना में राघव काका ने मनोज कुमार से हाथ मिलाया ही था कि राघव काका ने एक बड़ा बम गिरा के उसे वापस हकीकत की जमीन पे पटक दिया। अरे पारस भैया मजाक कर रहे हैं, मनोज कुमार खुद हम ही से मिलने आ रहे हैं, सीसपुर, हमारे गांव, अपने गांव, राघव काका ने कहा तो ईशान को बात समझ नहीं आई। अरे तुम्हारे मम्मा पापा गांव आ रहे हैं कल, चपंडूक, बगल में खड़ी सुनैना ने धीरे से कहा और मुस्कुरा दी। बस इतनी सी थी ये कहानी।